नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक आर्मी क्लर्क के टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, तो आप एंड तक पूरी टेस्ट सीरीज़ देखिए और फिर एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश को भी पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इंग्लिश का जो पार्ट है वो क्लर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और जो है आपको यदि फ्री मटेरियल चाहिए तो तरुणा पब्लिकेशन का ऐप भी आ चुका है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से उसको डाउनलोड कीजिए और आप बहुत सारे फ्री मटेरियल का मज़ा उठाइए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प जो है वो लीजिए उस ऐप के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो आज की टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल फर्स्ट सेक्शन ऑलवेज हमारा जीके का होता है। देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वॉयस राय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड लॉरेंस थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड कैनिंग थे? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? जयदेव, भवभूति, वेदव्यास, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं आपके विष्णु शर्मा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में, 1958 में, 1961 में या 1969 में? तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1958 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और जीके का लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, रोम और मैड्रिड। तो उसका जो मुख्यालय है वो है आपका रोम में, और रोम जो है वो इटली की राजधानी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब जीएस का क्वेश्चन है आपके, अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसका मात्रक है? शक्ति का, उष्मा का, कार्य का, ध्वनि का। तो अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो है वो शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बाइफोकल लेंस का या बेलनाकार लेंस का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जल की स्थायी कठोरता किस कारण से होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट, पोटेशियम व कैल्शियम के क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण जल की स्थायी कठोरता रहती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट, रतौंधी, स्कर्वी या बेरीबेरी? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इट मीन्स लंबाई के लिए एसटीएच, एलटीएच, एडीएच या जीटीएच? तो शरीर की लंबाई के लिए जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसटीएच। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार में क्या पाया जाता है? सेव बटन, फाइल, कट या प्रिंटर शॉर्टकट? तो स्टैंडर्ड ऑफिस टूल बार जो है उसमें सेव बटन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रेन या बेसिक? तो जो वाणिज्यिक भाषा है उसके लिए आपका क्या यूज़ किया जाता है? कोबोल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है? सेल, फॉर्मूला, वर्कशीट या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी? ये सबको ही पता होगा, कंट्रोल प्लस एस से हम कोई भी फाइल को, नई फाइल को सेव कर सकते हैं। पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? बॉर्डर, स्लाइड पेन, पेन या स्लाइड? तो पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को स्लाइड पेन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 मैथ्स का क्वेश्चन आपका। देखिए वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से विभाजित है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 999 हो गई। अब देखो हम 15, 25 और 30 जब भी हमें इस तरह से पूछा जाता है हमका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, देखो 5 से कट किया, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 15, 25 और 5 6 ज़ा 30। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 5। अब इनसे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, देखो ये आ गया, यहाँ पे आ गया 5 तो आ गया। अब देखो 3, ये 6 कट गया तो 6 इंटू 5। अब आपका एलसीएम कितना आ गया, 5 6 ज़ा 30 और 3 5 ज़ा 150। तो 150 आपका एलसीएम आ गया। अब आप क्या करोगे, 999 में 150 का डिवाइड कर दो। तो 150 6 ज़ा 900, तो ये कितना बच गया 99। मतलब 900 के अंदर इन तीनों का भाग जाएगा। 999 में से आप 99 जो रिमाइंडर है वो लेस कर दो, ये आ गया आपका 900। तो 900 इन तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ठीक है, ये आपको फ्रैक्शंस दे दी, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दी आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और उसको आंसर निकालना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो 1 1 और 3, तो 3 2 5, इसको आप अलग से लिख लो, ठीक है, प्लस इसको लिख लो 1/8 प्लस 6/7 और प्लस 3/5। अब इस 5 को छोड़ दो, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 7 5 ज़ा 35, और 35 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 और 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 4 28, 280 आपका एलसीएम आ गया। 5 को छोड़ दो, एक बार ये करो, ठीक है। अब देखो 8 3 ज़ा 24, बच गया 4, तो 40, तो ये कितनी बार डिवाइड गया 35, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। अब 28 7 के टेबल में कितनी बार आता है, 7 चौके 28, 4 40 बार, 40 बार, तो 6 4 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 240। और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 5 ज़ा 25, बच गया 3, 5 6 ज़ा 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 6 ज़ा 8 और 3 5 ज़ा 15 और 16, ये 68। अब इनको ऐड कर लो, 5 प्लस इनको ऐड कर लो, 8 और 5 कितना हो गया 3 13 6 4 40 10 10 और 3 13 13 और 1 एक 14, 2 3 और 4 डिवाइड 280। अब देखो, अब जब आप 443 के अंदर 280 का डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे बच कितना जाएगा, देखो 3, 14 में से 8 गए, आपके कितने बचेंगे 6 और 1, यही बचेगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/163/280, यही लिख सकते हो ना आप। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा आपका 6 सही 163/280। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला जाता है, देखो आपको 0.55 इंटू 0.55 ये दे दिया, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये आपके ए की क्यूब और ये आपके बी की क्यूब नहीं है ना। और नीचे वाला देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे वाला आपको ए की स्क्वायर प्लस ए और बी प्लस ए बी और प्लस बी की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए की क्यूब बी की क्यूब आपका क्या होता है, ए माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपका ए की क्यूब।
माइनस बी की क्यूब, और नीचे वाला आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ही। तो इसको कट कर दिया, बच गया क्या, ए माइनस बी। तो ए आपका 0.55 और बी आपका क्या आ जाएगा 0.1। अब इसमें से लेस कर दो, 5 में से 1 गया 4, 0.45। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोला जाता है, देखो, एक शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, 2 वर्ष बाद शहर की आबादी। तो इसमें आपको बोला है कि 1,21,000 शहर की क्या है, आबादी है, 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, मतलब 110/100, 110/100 ये बढ़ रही है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो अब इसकी बतानी है कि शहर की आबादी की। ठीक है, तो हमने सीधा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से किया, कितना आया 121 और 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 121। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो सीधा सा तरीका है 121 का स्क्वायर निकालने का। 21 की स्क्वायर आपकी क्या होती है, देखो 0 तो है ही, ये तो लास्ट में आ जाएगा। 21 की स्क्वायर कितनी होती है, 21 की स्क्वायर आती है आपकी 441, और आपके 100 से कितना मतलब आगे है, 21 ज़्यादा है ना 100 से, तो इसमें 21 और ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आ गया 142। इन दोनों को ऐड कर दो, 1 4 4 और 2 6 1 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 146,410। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको करने मत बैठ जाना। ठीक है, अब देखिए 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा, मतलब कोई चीज़ है उस पर पहले 10% दिया फिर 20% दिया, तो उसको कितना मतलब टोटल जो है वो छूट मिली वो बतानी है। तो मान लिया हमने 100 की वस्तु है, उस पर 10% छूट मिली, मतलब कितने की मिल गई, ऑब्वियसली 10 रुपीज़ की मिल गई ना। तो अब 100 में से उसने 10 घटाया तो उसका कितना आया 90। अब 90 पे उसको 20% की और मिल गई, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 18। तो टोटल उसको छूट कितनी मिली, पहले 10 मिली फिर 18 मिली, ये हो गई 28%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो ऐसे अगर आपसे पूछे 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो देखिए लास्ट संख्या आपकी क्या है 21 और फर्स्ट क्या है 1। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो 22/2, ये आपकी क्या आ जाएगी 11। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो देखो इसमें सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई कर रखा है, और कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, कोट 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो जब कोट 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन, देखो वो 4 वर्ष में 900 हो जाता है, हर साल 5% लग रहा है, तो मतलब 4 साल तक कितनी रेट लगी, और सिंपल इंटरेस्ट है मतलब 20% उसको ब्याज लग चुका, मतलब इसके अंदर ब्याज ऐड है, ये 120 वैल्यू है, आपको निकालना है वो राशि, प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है, तो 100। अब देखो कट कर दिया, ठीक है, अब कट कर दिया, अब इसको कट कर दो, 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, और 6 एकम 6, 6 1 जा 6 1 जा 6, और 6 5 जा 30, 6 5 30। ठीक है, अब देखो इसको कट कर दिया 50 से, तो ये कितना हो गया 15 5 जा 75, तो ऑप्शन नंबर 1 750 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि x - 1 x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर माइनस 2x, आपको ये दे दिया, आपको सोल्व करना है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं, इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 को करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका x की पावर 4 प्लस फिर x को किया तो x की क्यूब,
फिर x को किया तो -2x की स्क्वायर, ठीक है। अब -x की क्यूब, ये आ गया -x की स्क्वायर, और ये हो गया माइनस और माइनस क्या हो गया +2x, इजिकल टू आ गया आपका x की पावर 4 प्लस ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx, ठीक है। तो आप इस x की पावर 4 को काट दो, क्योंकि आपको x की पावर 4 तो इसमें a की वैल्यू दी नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो x की क्यूब से x की क्यूब भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0x की क्यूब बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना, क्योंकि कट जाएगा, x की क्यूब है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो -2x की स्क्वायर और -x की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -3x की स्क्वायर, और यहाँ पे +2x इजिकल टू यहाँ पे क्या बच गया हमारा ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx। तो देखो इस a की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x की क्यूब है, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू +2। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -3 और c हमेशा अचर पद होता है, तो c की वैल्यू हो गई 2। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो a + b - c, 0 -3 और -2, ये हो जाएगा -3 -2 हो जाएगा -5। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक अंतःवृत्त खींचा गया है। तो देखो 4 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर इसने क्या खींचा है, एक अंतःवृत्त खींचा है, ये 4 सेंटीमीटर के, तो ये पूरा 4 सेंटीमीटर की है इसकी भुजाएं, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा अंदर वाला, आधा, तो आधा क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर का। तो अब इसने बोला है वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपको दे रखा है भुजा की स्क्वायर, भुजा आपकी क्या है 4 की स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी 16, ठीक है। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr², ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, और r आपका कितना है 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई किया ये कितना आया 88/7। अब देखो जब इसको डिवाइड करोगे 7 बन जा 7 बच गया, यहाँ पे 1 7 2 जा 14 पॉइंट 14 बच गया 4, तो 7 5 जा 35, फिर बच गया 5 7 7 जा, मतलब आप इसको लिख सकते हो 12.6 लगभग आ गया, ठीक है। तो आपको वृत्त का और किसका वर्ग का आपको रेशियो पूछा है, सॉरी वर्ग और के बीच का क्षेत्रफल डिफरेंस पूछा है, वो किसी में से भी घटा दो 16 में से, तो आपने 16 में से 12.6 घटाया तो ये आप जाएगा आपका 14 15 और 16, तो 3.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आपका मेन सेक्शन आता है किसका, इंग्लिश का, ठीक है। अब हम वो करेंगे, अच्छे से करना है। देखिए सेलेक्ट द एंटोनियम टू इंटरेस्ट, अब आपको क्या करना है एंटोनियम बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। टू इंटरेस्ट का मतलब होता है हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा ऑपोजिट क्या हो जाएगा टू कन्फर्ट, टू अलॉट, टू रिलाई, टू डिनाई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिनाई, टू डिनाई मतलब मना करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी का सिनोनिम क्या होगा, एंडोमेंट, फॉरफिट, मलकट या रिवार्ड। तो सब्सिडी एक ग्रांट है, तो यहाँ पे दूसरी ग्रांट क्या है एंडोमेंट, एंडोमेंट भी क्या है एक तरह की ग्रांट है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा एंडोमेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। अब इस फ्रेज का आपको बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताना है। तो लिक्विड फॉर्मिंग ए होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन मिक्सचर
व्हेन एडेड टुगेदर, जब मतलब एक जैसे मिक्सचर को मिलाया जाता है, ठीक है, तो जो लिक्विड बनता है, लिक्विड फॉर्मिंग ए होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको ऐड करने पे मतलब जो बनता है तो उसको एक तरह से क्या हो जाएगा, मिश्रण, मिश्रण ही हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेजिबल, क्रूसिबल या मिजिबल या रिजिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा माइजिबल। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, मिश्रणीय, घुलनशील। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन है, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज़ विशफुल थिंकिंग दैट यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय डूइंग सच पीपल। ये बोल रहा है कि इट इज़ विशफुल थिंकिंग, यह मतलब हमारी विशफुल मतलब आशावादी एक सोच है कि यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय डूइंग सच पीपल, मतलब इन लोगों के द्वारा करके जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अवे ऑफ, अवे विद, फ्रॉम, नो इम्प्रूवमेंट, तो क्या इसके साथ क्या आएगा, अवे विद, मतलब उन लोगों के साथ जुड़कर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो आपको इसको सेट करना है। इट इज़ नॉट अनकॉमन, यह असामान्य नहीं है, टू पुश फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एट ए टाइम व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इज वीक, कि ये एक असामान्य नहीं है कि टू पुश किया जाता है फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए एट ए टाइम, एक समय पे, व्हेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इज वीक, जब प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो निवेश का जो सेंटिमेंट होता है वो कमज़ोर होता है, उस टाइम पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट है आपका 31। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डाइग्रेस। डाइग्रेस का मतलब क्या होगा, डाइग्रेस मतलब कोई चीज़ डाइग्रेस करना, मिलाना, घुमा, मतलब बहुत चीज़, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, सोजोरन, मेंडर, टेरियंस या रीग्रेस। तो इसका सिनोनिम होगा मेंडर। मेंडर का मतलब भी क्या होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। आपको पैसिव एक्टिव वॉइस बताना है। कैन वी सेंड दिस कंटेनर बाय शिप, कैन वी सेंड, क्या हम सेंड कर सकते हैं, मतलब शिप के द्वारा इस कंटेनर को सेंड किया जा सकता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें जो है वो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब जहाँ है वही रहेगी। ठीक है, कैन, कैन के साथ हमेशा क्या लग जाएगी, जब मोडाल्स होते हैं तो उनके साथ बी का यूज़ होता है। तो कैन दिस कंटेनर बी सेंट बाय, अब वी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि बाय शिप है, तो कैन दिस कंटेनर बी सेंट बाय शिप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। ईडियम और आपको क्या बताना है, ईडियम या फ्रेज। तो शूटिंग फिश इन ए बैरल, टू डू रैंडम एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, टू बिहेव इन ए क्यूरल मैनर, रेडिकुलसली ईजी टू एस्केप थ्रू ए नैरो ओपनिंग। तो शूटिंग फिश इन ए बैरल मतलब एक जो फिश है उस वो किस में, बैरल में फंसना। इसका मतलब जब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो आप क्या कर सकते हो, वो यू कैन ऑल्सो से दैट कि समथिंग आपका कुछ हो रहा है तो रेडिकुलसली ईजी मतलब वेरी ईजी टू विन, आपको जीतना बहुत ईजी हो सकता है, कि मतलब बैरल के अंदर फंसना मतलब ईजी टू विन, मतलब वेरी इजी टू विन, तो रेडिकुलसली इजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ एन सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। आपके किसी एक पार्ट में एरर है, यदि एरर नहीं है तो आपको नो एरर वाला करना है। ऑल द ऑफ गुड रेन्स द प्रोडक्शन ऑफ फुल ग्रेन्स फेल, कि ऑल द ऑफ गुड रेन, तो इसके किस पार्ट में मिस्टेक है, तो इसके पार्ट में मिस्टेक है ऑप्शन नंबर ए। वो भी क्यों,
क्योंकि ऑल दो जो है वो क्या है, ऑल दो इज ए परिपोजिशन, तो परिपोजिशन के बाद में जो है ऑल दो इज ए परिपोजिशन विच विल नॉट टेक एनी परिपोजिशन आफ्टर इट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, ऑफ को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर परिपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इन समर द पोन्ड जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉचिंग हीट, नो एरर। तो इन समर द पोन्ड जस्ट ड्राई डाउन, तो ऑप्शन नंबर बी में इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे ड्राई डाउन की जगह ड्राई अप आएगा। क्या आएगा, ड्राई अप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इट मीन्स इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट और डिफिकल्टीज। कि मतलब टू फ्री मतलब किसी को जो है वो फ्री आज़ादी करना देना किसी कॉन्स्टेंट, किसी बाधा से, किसी डिफ़िकल्टी से, ठीक है। टू एक्स्ट्रा मिनट इसका सब्सटीट्यूट बताना है, टू एक्सप्यूगेट, टू इंटेरिकेट, टू एक्सट्रीगेट। तो मतलब किसी को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना, उसका सॉल्यूशन करना, तो उसको बोलते हैं टू एक्सट्रीकेट। ऑप्शन नंबर डी, किसी का हल निकालना, सॉल्यूशन करना, उसको प्रॉब्लम से निकालना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। क्या होता है, प्रतिष्ठा, किसी की शान। और इसका एमिनेंस, कैचेट, इनसिग्निफिकेंस या क्यूडोस। तो इसका एंटोनियम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसिग्निफिकेंस, निरर्थकता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम और फ्रेज का मतलब आपको मीनिंग बताना है। इसमें टू स्लीप विद फिश, टू स्लीप फिश के साथ सोना मतलब ऑलवेज बी इन ड्रीम वर्ल्ड, नो। टू मेक एब्सॉर्ड एक्सक्यूज, नो। टू स्लीप पीसफुली, शांति से सोना। टू बी डेड मतलब फिश के साथ सोना मतलब टू बी डेड, मतलब एक मर्डर सिचुएशन के अंदर डेड सिचुएशन में सोना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बतानी है आपकी। टर्न अराउंड ही टोल्ड हर, उसने उसको मुड़ने के लिए कहा। तो ही आस्क्ड, इसमें क्या आएगा, ही आस्क्ड हर टू टर्न अराउंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड हर टू टर्न अराउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सुमन सेड टू मी, सुमन ने मुझसे कहा, डिड यू एंजॉय द ओलंपिक गेम्स इन लंदन। क्या तुमने लंदन में जो है वो ओलंपिक गेम्स को एंजॉय किया। तो इसमें उसने मुझसे पूछा है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे सुमन आस्क्ड मी इफ़। हमेशा यहाँ पे जो सब्जेक्ट आता है वो इसके अकॉर्डिंग आता है। तो सुमन आस्क्ड मी इफ़ आई, मी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी के अकॉर्डिंग आई हैड एन्जॉयड द ओलंपिक गेम्स इन लंदन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पैराग्राफ आएगा, तो हम पैराग्राफ को पहले रीड करेंगे फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, कमेलियंस कैन मेक देयर स्किन कलर चेंजेस बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू। कमेलियंस जो है वो कैन मेक देयर, अपनी जो स्किन का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू, लेकिन उस समय नहीं जब वे डिसाइड करते हैं। द कलर चेंजेस टू हेल्प द कमेलियंस अवॉइड इट्स एनिमी। जो कलर चेंज करने की जो उनकी प्रोसेस है, जो करते हैं, वो उनकी एनिमी, शत्रुओं को अवॉइड करने में, उनसे दूर रहने में उनको मदद करती है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज। उस कैमोफ्लेज, उस जो प्रोसेस, कलर चेंज की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, उसको क्या बोला जाता है, कैमोफ्लोज। ए डिस्गाइज दैट लेट इट ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग। जो कलर चेंजिंग जो प्रोसेस है वो उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कर देती है, ब्लेंड कर देती है, मिक्स कर देती है। द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर। जो चेंज है वो एक्चुअली निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, जो एनवायरमेंट
जो फैक्टर्स हैं उसके कारण, जैसे लाइट और टेम्परेचर, दैट इज, ठीक है। ब्राइट सनलाइट कॉजेज द स्किन टू डार्कन, जो ब्राइट, जब सूर्य की किरणें जब ज़्यादा तेज़ होती है तो उनके स्किन का कलर डार्क, मतलब ज़्यादा डार्क हो जाता है। ऑन कूल नाइट द कलर फेड्स टू ए क्रीमी कलर, और जब ठंडा मतलब रात होती है तो उनका कलर जो है वो क्या हो जाता है, क्रीमी कलर फेड होके। द कलर ऑल्सो चेंज व्हेन कमेलियंस आर एक्साइटेड, एंग्री और एफ्रेड। ऑल्सो उनका कलर कब चेंज होता है, जब कमेलियन एक्साइटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं और भयभीत होते हैं। द कलर चेंज इज रैपिड, कलर चेंज बहुत तेजी से होता है। एंड इंक्रीज व्हेन द कमेलियंस इज हैंडल्ड, इंजर्ड और अप्रोच्ड बाय अदर कमेलियंस। कलर जो है वो चेंज बहुत तेजी से होता है, कब, जब कमेलियन जो है इज हैंडल्ड, अपने मतलब खुद हाथ में लेते हैं, इंजर्ड या कोई चोट लगती है, या अप्रोच्ड बाय अदर, या फिर कोई अदर कमेलियंस को जो है वो अप्रोच करते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कमेलियंस, बहुत टाइप के कमेलियंस हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अफ्रीकन एशिया ऑफ मेडागास्कर, कि बहुत सारे कमेलियंस हैं, उनमें हाफ ऑफ जो हाफ ऑफ कमेलियंस है वो अफ्रीका आइसलैंड के मेडागास्कर में पाए जाते हैं। द अदर मोस्टली अकर्स इन सहारा डेजर्ट, उसके अलावा अदर जो सहारा डेजर्ट में, विद फ्यू इन वेस्टर्न एशिया में एंड साउथ यूरोप में। कमेलियंस लिव इन ट्री, कमेलियन पेड़ों पे रहते हैं। वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट्स, वे यूजुअली कीड़ों को खाते हैं। वेरी लार्ज कमेलियंस में इवन यूज देयर स्ट्रीकी टंग्स टू कैच बर्ड्स, बहुत सारे जो लार्ज कमेलियंस है वे यूज़ करते हैं स्ट्रीकी अपनी टंग को, टू कैच, जो बर्ड्स हैं उनको कैच करने में, पक्षियों को पकड़ने में। तो ये अब इनका आंसर है कमेलियंस कलर चेंज टू हेल्प इट, कमेलियंस का जो कलर जो चेंजेज है वो उनकी किस में मदद करता है, फ्लाई अवे, उड़ने में, लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने में, अवॉइड इट्स एनिमी, एनिमी को अवॉइड करने में, या अट्रैक्ट प्रे, नहीं, उनको अवॉइड इट्स एनिमी, एनिमी को अवॉइड करने में उनका कलर चेंज हेल्प करता है। कमेलियंस चेंज कलर व्हेन दे आर, कमेलियंस का कलर चेंज होता है व्हेन दे आर, जब हमने ऊपर पढ़ा है कि जब वो एक्साइटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, और एक्साइटेड होते हैं, एंग्री होते हैं और एफ्रेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द कलर चेंजिंग एबिलिटी ऑफ कमेलियन इज फॉर्म ऑफ camouflage, which is color that fades, disguise that lets it blend in with its surrounding, dance done by chameleons, disease which affect chameleon, no, वो जो है उनको एनवायरनमेंट के हिसाब से ब्लेंड कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44, द कलर चेंज इज डिटरमाइंड बाय लाइट एंड विंड, लाइट एंड प्रेशर, लाइट एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो लाइट एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ ऑफ वर्ड्स कमेलियंस आर फाउंड, हाफ ऑफ जो कमेलियंस है वो कहाँ मिलते हैं, तो वो हमने पढ़ा था ऑन द आइसलैंड, एशियन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर, इन द सहारा डेजर्ट, ऑन द अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर, या इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो देखिए आपको ये दिखा देते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था ये आपको हाफ ऑफ अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि लास्ट के 5 क्वेश्चन हमारा अगला पैराग्राफ आता है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखिए ट्रस्टी विद डेस्टिनी, कि मतलब भाग्य के साथ प्रयास, वॉज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, to the Indian Constituent Assembly in the Parliament on 14 अगस्त 1947, कि जो भाग्य के साथ प्रयास, ये जो एक स्पीच डिलीवर की गई थी बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के दौरान, टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो संवैधानिक सभा है, विधानसभा, उसमें इन पार्लियामेंट में ऑन 14 अगस्त 1947 को ये उनके द्वारा स्पीच दी गई थी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ ऑल टाइम, ये उस समय की सबसे मतलब उस समय की जो स्पीचेस थी उसमें एक महान स्पीच के रूप में माना गया था इस स्पीच को। टू बी ए लैंडमार्क ऑप्शन, यह एक ऐतिहासिक भाषण था, लैंडमार्क ऑरेशन मतलब ऐतिहासिक भाषण था, दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ द ट्रम्पेंट
culmination of the largely non-violent India independent struggle against the British Empire in India. इंडिया के विरुद्ध जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके बहुत बड़े पैमाने पर जो अहिंसावादी मतलब जो अहिंसा के खिलाफ जो स्वतंत्र जो भारत था उसका जो स्ट्रगल था, तो उसका जो सार है वो उसके अंदर क्या है, उस मतलब जो पूरा जो उसकी सार का जो मतलब जो विजय है उसके बारे में उसका पूरा सार है कि किस तरह से उस चीज़ के अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंस के। ठीक है, अब देखिए, लॉन्ग ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, वी मेड ए ट्रस्टी विद डेस्टिनी, बहुत साल पहले वी मेड मतलब एक ट्रस्टी विद भाग्य के साथ प्रयास किया गया था। नाउ द टाइम्स कम, कि अब जो समय है, व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस नॉट हुली और नॉट इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली, मतलब भाग्य के साथ एक प्रयास किया गया था। एंड नाउ अब टाइम आता है, व्हेन वी शैल रिडीम, हमें उस चीज़ को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। नॉट हुली, नॉट मतलब पूर्ण रूप से, इन फुली मेजर, उसको पूरा मेजर करके, बट वेरी बहुत उसको इम्पोर्टेंटली मतलब लेकर उसको क्या करना होगा, पूरा करना होगा। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम आज़ादी और शक्ति दोनों क्या देती हैं, जिम्मेदारी। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द असेंबली, ए सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो सॉवरेन जो संप्रभु जो लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व करते हैं किनका, जो संप्रभु सॉवरेन जो बॉडी है निकायों का, वो जो हैं वो जो विधानसभा है, जो असेंबली है, उसकी ऊपर क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल हैं, पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, कि एक इंडिया को सर्विस देने का मतलब है कि पीड़ित लोगों की सेवा करना। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पुअर्टी, इसका मतलब है गरीबी का ख़त्म होना, इग्नोरेंस को, डिजीज बीमारियों को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो अवसर आ रहे हैं उन अवसर की जो असमानता है उन सब का एंडिंग। ठीक है, वी कैन नॉट एनकरेज कम्युनलिज्म और नैरो mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thoughts or in action. We cannot encourage, हम जो है एनकरेज नहीं कर सकते, उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को, और नैरो माइंडनेस जो छोटी सोच है उसको जो है वो हम एनकरेज उसको क्या नहीं कर सकते, प्रोत्साहित नहीं कर सकते, उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। फॉर नो नेशन कैन बी ग्रेट, वो नेशन कभी भी महान नहीं हो सकता हु जिसके लोग जो हैं वो काम से और सोच से दोनों से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। टू द पीपल ऑफ इंडिया, लोग जो इंडिया के लोग हैं, हुज रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर, जिनके प्रतिनिधित्व हम हैं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व हम हैं। दिस इज़ नो टाइम फॉर पिटी, यह समय जो है ना ही दया का है, एंड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ना ही किसी प्रकार की आलोचना का है, नो टाइम फॉर इलविल, ना ही कोई दुर्भावना का है, या ब्लेमिंग अदर्स, और ना ही किसी एक दूसरे को ब्लेम करने का समय है। वी हैव टू बिल्ड द नोबल मानसेन ऑफ फ्री इंडिया वेयर ऑल हर चिल्ड्रन में ड्वेल, कि वी हैव टू बिल्ड, हमें एक ऐसी महान हवेली का निर्माण करना है, मतलब ऐसी फ्री इंडिया का, आज़ादी भरे इंडिया का, जहाँ पे सभी बच्चे जो हैं वो आज़ादी से रह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। टू होम डिड नेहरू डिलीवर दिस फेमस स्पीच, कहाँ पे उन्होंने ये जो स्पीच है वो डिलीवर की थी। नेहरू डिलीवर्ड दिस स्पीच टू ए मासिव इंडियन क्राउड इन अटेंडेंस, नो। नेहरू डिलीवर्ड दिस स्पीच टू द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, या उन्होंने मेंबर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो संवैधानिक विधानसभा थी उसके अंदर उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवर की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, चूज द आंसर विच कैप्चर नेहरू बिलीव। नेहरू ने मतलब कौन सा आंसर जो कैप्चर किया, उन्होंने बिलीव किया था, बताइए। नेहरू बिलीव दैट इंडियन कुड अचीव परफेक्शन इमीडिएटली, नो। नेहरू ने कहा कि इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज न्यू एंड सडन, नो। नेहरू बिलीव दैट इंडिया कुड टेक ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग इट्स ड्रीम, या
कि नेहरू ने बिलीव किया था, विश्वास दिलाया था कि इंडिया जो है कुड टेक ह्यूज स्टेप्स लेगी टुवार्ड्स रियलाइजिंग, मतलब लोगों को उनके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरे करने चाहिए, उस चीज़ का रियलाइज करवाने में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट डोमिनेंट वॉइस इन द स्पीचेस। मोस्ट डोमिनेंट जो वॉइस थी वो किस प्रकार की थी? द वॉइस ऑफ ऑप्टिमिज्म, द वॉइस ऑफ सरेंडर, द वॉइस ऑफ नेग्लिजेंस या द वॉइस ऑफ वीकनेस। तो उनकी वॉइस जो है वो क्या थी? ऑप्टिमिज्म, मतलब एक आशावाद की वॉइस थी। वो उन्होंने लोगों को काफ़ी आशा दिलाई थी कि हाँ अभी एक बहुत नए भारत का निर्माण होगा। सेलेक्ट द आंसर विच बेस्ट रिफ्लेक्ट नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बेस्ट जो रिफ्लेक्शन किस पे हुआ था? नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड नॉट बी प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड बी ए पॉजिटिव फोर्स, नो। नेहरू बिलीव दैट कम्युनलिज्म वुड बी डेंजरस फॉर इंडिया, या सांप्रदायिकता जो है वो क्या हो जाएगी? वो इंडिया के लिए एक डेंजर खतरा हो जाएगी। उन्होंने यही जो है वो प्रिटेंड किया था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेंशन डिड नेहरू वांट टू सी बिल्ड, मतलब क्या बनते हुए नेहरू वांट टू सी बिल्ड, क्या बनते हुए देखना चाहते थे? नेहरू बिलीव्ड दैट एक्सपेंसिव, एक बहुत महंगी मानसिन ऑफ इंडिया शुड बी बिल्ड, हवेली नहीं। नेहरू बिलीव दैट द ऑनरेबल मानसिन ऑफ इंडिया शुड बी, मतलब एक वो सम्मानीय हवेली, मतलब पूरा जो सम्मानीय भारत जो है उसको बनते हुए देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, बाय।